गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए इस लेक्चर में हम समझेंगे कि इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कर्व किस तरह से डेवलप किया जाता है। देखिए आपने अपनी बुक्स में टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपकी इंडक्शन मोटर का आपने देखा होगा, कुछ इस तरह की शेप रहती है। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि आपकी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक की इस तरह से शेप क्यों रहती है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से क्यों रहता है कर्व का, एंड देन एंडिंग पॉइंट यहाँ पे क्यों रहता है इस कर्व का, और इन बिटवीन ये कर्व की शेप इस तरह की क्यों है। इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि ये कर्व डेवलप कैसे हुआ विद द हेल्प ऑफ रोटर इक्विवेलेंट सर्किट एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। व्हाट इट इज? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से और इस रोटर इक्विवेलेंट सर्किट की हेल्प से हम समझेंगे कि आपकी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक की शेप आपकी इंडक्शन मोटर की इस तरह की क्यों रहती है। तो चलिए एक काम करते हैं, रोटर इक्विवेलेंट सर्किट तो हमने ड्रॉ कर ही लिया है। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं इस इक्विवेलेंट सर्किट से, रोटर इक्विवेलेंट सर्किट से। तो क्या रहेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का एक्सप्रेशन? 3 मल्टीप्लाई बाय PG डिवाइडेड बाय ओमेगा S। ये आ जाएगी आपकी करंट I2, यहाँ पे TEM है आपका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क PG है आपका पर फेस एयर गैप पावर, और ओमेगा S है सिंक्रोनस स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से PG का एक्सप्रेशन क्या रहता है? I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय S। यहाँ पे I2 क्या बन जाएगा आपका इस एक्सप्रेशन में, इस इक्विवेलेंट सर्किट से देखिए I2 क्या बनेगा? V डिवाइडेड बाय Z। तो यहाँ पे V क्या है, Z क्या है, लिख दीजिए नीचे। यहाँ देखिए I2 में आपका V आ जाएगा यहाँ पे S मल्टीप्लाई बाई E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z क्या आ जाएगा आपका R2 प्लस SX2 का स्क्वायर अंडर द रूट I2 होता है आपका V बाय Z। I2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z स्क्वायर। यहाँ पे V क्या है, ये आ जाएगा आपका R2 डिवाइडेड बाय S। तो ये आ गया आपका एयर गैप पावर का एक्सप्रेशन। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2, ये S स्क्वायर और ये S कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपके PG का एक्सप्रेशन। इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के एक्सप्रेशन में। तो देखिए आपका TEM का क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय PG डिवाइडेड बाय ओमेगा S। यहाँ से आपका PG सब्स्टिट्यूट करने पे आपका TEM का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा कुछ इस तरह से। और इसी एक्सप्रेशन की हेल्प से हम हमारा इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसे बनेगा वो सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये आ गया आपके इंडक्शन मोटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपका इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कर्व यहाँ से क्यों शुरू होता है, यहाँ से क्यों नहीं शुरू हुआ। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को लेते हुए चलिए सबसे पहला केस लिखिए, एट स्टार्टिंग व्हेन NR इज इक्वल टू 0 एंड S इज इक्वल टू 1। S का क्या एक्सप्रेशन रहता है? NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS एट स्टार्टिंग। एट स्टार्टिंग से मतलब जब आपका रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में है उसे कहते हैं एट स्टार्टिंग या एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। तो वहाँ पे आपका NR उस टाइम पे क्या होता है? 0। तो आपके यहाँ से स्लिप की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। तो एट स्टार्टिंग और एट स्टैंड स्टिल कंडीशन आपका रोटर की वैल्यू जब 0 होती है उस टाइम पे आपकी स्लिप की वैल्यू 1 होती है। और इन केस हम कंसीडर कर लें मैक्सिमम स्पीड दैट योर रोटर कैन अटेन दैट इज़ NS, उस केस में आपकी स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी? NS माइनस NS डिवाइडेड बाय
एन एस, इन दैट केस आपकी स्लिप की वैल्यू हो जाएगी 0। ये कौन सा केस में होगा? इन केस आपका रोटर की स्पीड बराबर हो जाए आपके स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाए, तो इन दैट केस आपकी स्लिप की वैल्यू हो जाती है 0। तो देखिए आपका जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है वहाँ यहाँ पर आपका स्पीड इस डायरेक्शन में 0 टू वर्ड्स एन एस है, और आपका स्लिप यहाँ से 1 से शुरू होता हुआ 0 पे इस पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है। तो इसका रीज़न अभी नीचे एक्सप्लेन कर दिया। आपकी स्पीड 0 से एन एस की तरफ जा रही है और आपका स्लिप 1 से 0 की तरफ जा रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कर्व में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ समझिए कि आपका कर्व यहाँ से क्यों शुरू हो रहा है। एट स्टार्टिंग व्हेन एस इज इक्वल टू 1, आपका अबव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2। तो जब आप अपने इंडक्शन मोटर को वोल्टेज सप्लाई देंगे तो उस टाइम पे आपका जो टॉर्क होगा वो 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इस एक्सप्रेशन से ये पता चलता है कि एट स्टार्टिंग जब आपका रोटर एट स्टैंड स्टिल है तो उस टाइम पे आपकी टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा इंडक्शन मोटर एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, क्योंकि जिस टाइम पे आपका रोटर स्टेशनरी था जब वोल्टेज थी तो वहाँ पे फॉर एन आर इक्वल टू 0 टॉर्क की कुछ वैल्यू होती है। सो दैट्स वाई एट एन आर इक्वल टू 0 एंड स्लिप इक्वल टू 1, दैट मीन्स एट स्टैंड स्टिल कंडीशन आपकी टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं, यहाँ से नहीं शुरू होती, उसकी कुछ वैल्यू होती है दैट इज़ गिवन बाय एक्सप्रेशन 3 टाइम्स E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 प्लस X2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2। तो ये होती है आपकी स्टार्टिंग टॉर्क। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड और इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर, क्योंकि एट बिगनिंग जब आपका रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में होता है इट हैज़ सम सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब कर्व की इस पोर्शन के बारे में समझते हैं कि ये पोर्शन इस तरह का क्यों है। ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट केस। ये था आपका फर्स्ट केस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड केस, दैट इज हाई स्लिप रीजन। देखिए अगेन हाई स्लिप रीजन का कर्व इस तरह का क्यों होता है, उसके लिए भी हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। TEM इज इक्वल टू 3 टाइम्स E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का। अब यहाँ से देखिए हाई स्लिप रीजन में क्या होता है। हाई स्लिप रीजन कौन सा हो? जिस टाइम पे आपकी स्लिप की वैल्यू क्लोजर टू 1 है उसे हम कहेंगे हाई स्लिप रीजन। उस टाइम पे आपका SX2 का स्क्वायर इज फार ग्रेटर देन योर R2 स्क्वायर। योर R2 इन हाई स्लिप रीजन कैन बी निगलेक्टेड। तो देखिए आपका ये एक्सप्रेशन उस टाइम पे क्या बन जाएगा, व्हेन वी विल निगलेक्ट R2 स्क्वायर। ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा 3E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय S मल्टीप्लाई बाय X2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2। तो हमने रुकिए, यहाँ पे एक S भी है, तो ये फर्दर एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S मल्टीप्लाई बाय X2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स को इग्नोर कर दीजिए। आपकी वोल्टेज में हम कांस्टेंट मानते हुए चलेंगे, आपके रोटर का रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है और आपका रोटर का रिएक्टेंस भी कांस्टेंट है और 3 भी एक कांस्टेंट ही है। सो योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इन हाई स्लिप रीजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे आपकी स्लिप की वैल्यू घटते चलेगी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बढ़ता चलेगा। तो इसका कर्व किस तरह का बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और यहाँ पे हाई स्लिप रीजन में आपका टॉर्क टू स्लिप का रिलेशन किस तरह का रहता है, इन्वर्सली
प्रोपोर्शनल का। तो देखिए इसके लिए कर्व कैसा बनेगा। तो देखिए ये कर्व एग्जैक्टली शो करता है एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है आपका। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपकी स्लिप घटते जा रही है 1 से 0 की तरफ मूव करते जा रही है, आपका टॉर्क क्या है, बढ़ता जा रहा है, लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये हो गया आपका टॉर्क के इस शेप की एक्सप्लेनेशन इन योर हाई स्लिप रीजन। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं कि आपकी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कर्व की शेप लो स्लिप रीजन में इस तरह की क्यों रहती है। अगेन वी विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस शेप इज in this way of your torque slip characteristic curve with the help of electromagnetic torque expression derived from rotor equivalent circuit। तो ये आ गया आपका थर्ड केस, हाई स्लिप रीजन। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एक्सप्रेशन लिखिए, वो आ जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई बाय E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस एस मल्टीप्लाई बाय X2 का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय R2। सॉरी, थर्ड केस है आपका लो स्लिप रीजन। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, लो स्लिप रीजन में क्या होता है, आपकी एस की वैल्यू नियर टू 0 होती है। तो उस केस में आपका एस मल्टीप्लाई बाय X2 स्क्वायर is very small with comparison to your R2 square. So in low slip region SX2 square can be neglected। तो देखिए आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, लो स्लिप रीजन में 3 मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई बाय E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2, ये R2 स्क्वायर कैंसिल। तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का 3 मल्टीप्लाई बाय एस E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2। अगेन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स को रिमूव कर दीजिए। हमारा रोटर का रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट टर्म है, हमारी सप्लाई वोल्टेज भी एक कांस्टेंट टर्म है E1, उसकी वजह से इंड्यूस EMF E1 भी कांस्टेंट है और इंड्यूस EMF E2 भी कांस्टेंट है, जो रोटर में डेवलप हो रही है और जो स्टेटर में डेवलप हो रही है। सो R2, E2 और 3 constant terms हैं। So your electromagnetic torque in low slip region is directly proportional to your slip। इसका कहने का मतलब आपका स्लिप रिड्यूस होगा तो आपका साथ साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी रिड्यूस होगा। तो ज़रा देखिए ये पोर्शन आपके कर्व का लो स्लिप रीजन एक्जैक्टली इसी तरह का एक्सप्रेशन शो करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लीनियर इक्वेशन है ये। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका स्लिप रिड्यूस हो रहा है तो आपका टॉर्क भी रिड्यूस होना चाहिए। सो यहाँ से यहाँ मूव होने की तरफ जब आपका स्लिप 0 की तरफ जा रहा है तो उस टाइम पे आपका टॉर्क भी लगातार रिड्यूस हो रहा है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू से लगातार रिड्यूस हो रहा है। जैसे जैसे आपका स्लिप रिड्यूस होते चल रहा है आपका टॉर्क भी लगातार रिड्यूस होते जा रहा है। सो दिस कर्व इज ड्रॉन फ्रॉम द रिलेशन टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप इन लो स्लिप रीजन। तो देखिए लास्ट में हमारी बात आ जाती है, ये आपका टॉर्क स्लिप कर्व यहाँ पे क्यों ख़त्म हो रहा है, ये कुछ कर्व इस तरह से क्यों नहीं चला गया, ये यहाँ पे आके एंड ही क्यों हुआ है। इसका रीज़न रहता है अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की इक्वेशन देखिए, व्हेन NR इज इक्वल टू NS स्लिप विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे आपकी 0 वैल्यू आ जाएगी तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या बन जाएगा, 0। ऐसा ही हमने पहले भी डिस्कस किया था कि योर NR कैन नेवर बी इक्वल टू NS। जब भी ऐसा होगा आपका टॉर्क उसी टाइम पे 0 हो जाएगा और आपका जो रोटर है उसका स्ट्रक्चर स्लिप बैक होके समवट लेस वैल्यू देन NS अटेन करेगा एंड दैट विल बी स्टेटेड एज NR। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पहले हमने थ्योरेटिकली बात की थी प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में, और अब हम यहाँ पे भी देख सकते हैं व्हेन योर NR विल बी इक्वल टू NS स्लिप विल बी 0, योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क विल बी 0। इसी तरह की कंडीशन, इसी तरह की सिचुएशन हम यहाँ पे डिपिक्ट करते हैं इस कर्व के साथ। इस कर्व को यहाँ पे ख़त्म करते हुए
when slip is equal to 0 और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपका टॉर्क यहाँ से क्यों शुरू हुआ, दैन इस तरह की इसकी शेप क्यों रही और इस तरह की इसकी शेप क्यों रही, और इस पॉइंट पे आके आपका टॉर्क 0 क्यों हुआ। व्हेन एस इज़ इक्वल टू 0 आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू किस किस तरह से चेंजेस हुई, हमने यहाँ पे अभी तक 4 केसेस डिस्कस कर लिए हैं। एंड रह गया है क्लास केस कि आपका टॉर्क सेंटर में कुछ इस तरह का क्यों रहता है। देखिए यहाँ से आपका टॉर्क स्लिप के साथ इस तरह से वेरी करता हुआ इस तरह से एंड हो गया। सेंटर के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहती, हम बस इतना कह सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का एक्सप्रेशन जो हमने नीचे डिराइव किया दैट कैन बी प्रूव्ड एज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो कंटिन्यूस फंक्शन है तो यहाँ से जाने के बाद कुछ इस तरह का इन्फिनिट स्पाइक नहीं आएगा, डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी, ये कुछ कर्व इस तरह का ही बनेगा। सो दिस कैन बी प्रूव्ड कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्व का एक्सप्रेशन नीचे लिखा हुआ है दैट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसका मतलब अगर आपका कर्व यहाँ से जा रहा था और इन दी एंड यहाँ पे था तो समवट इन बिटवीन वो कुछ इसी तरह का रहेगा, बिकॉज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एक्सप्रेशन इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो चलिए ये थी एक्सप्लेनेशन कि आपका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का कर्व की शेप इस तरह की क्यों होती है।